में उपस्थित से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के इतिहास चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, और इस चैप्टर के जितने भी PYQ यानी पिछले 10 सालों जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में समाहित किया है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सभी क्वेश्चन हमने शामिल किया। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर से इस वीडियो के बाद कोई भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, सभी भी क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जाने वाले, सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। बीच में स्किप बिल्कुल ना मत कीजिएगा। साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के सबसे पहले क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद जो शब्द है यहाँ से कई बार जो है सवाल पूछा गया है कि निरंकुशवाद क्या होता है। तो अगर हम निरंकुशवाद की बात करें, देखो निरंकुशवाद होता क्या है। निरंकुश मतलब होता है जिस पर किसी प्रकार कोई अंकुश ना हो, यानी जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं। और फ्रांसीसी समाज में जो फ्रांस का शासक था वो पूरी तरीके से निरंकुश था, यानी वो जो पॉलिसी बनाता था, जो नीतियां लागू करता था, जो कानून का निर्माण करता था, यानी उस नियम को कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता था, या उसके द्वारा बनाए गए नियम कोई भी, यानी किसी प्रकार कोई त्रुटि अगर कोई करता था उसके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करता, यानी शासक वो वही था, कानून बनाने वाला, कानून का निर्माण करने वाला, लागू करने वाला, दंड देने वाला भी वही था। तो उसे कहते हैं निरंकुश शासन। और जो फ्रांसीसी समाज था 1789 से यानी 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उससे पहले पूरा समाज क्या था, निरंकुश था। तो इसीलिए इसे कहा जाता है निरंकुशवाद। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला टॉपिक जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो निरंकुश आपने समझ लिया ना। चलिए अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं कल्पना दस। कल्पना दस इसे हम यूटोपिया के नाम से जानते हैं। अब ये यूटोपिया है क्या? अब यूटोपिया से कई बार सवाल पूछा है, तो अगर हम यूटोपिया की बात करें, देखिए कल्पना दस, कल्पना दस का मतलब होता है जिसकी कोई कल्पना ना की जाए, यानी जो केवल कल्पना में ही स्थित हो, यानी रियल लाइफ में वो संभव ना हो, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जो केवल कल्पना ही की जा सकती है। जैसे राम राज्य की हम केवल कल्पना कर सकते हैं ना, तो उसे हम कल्पना दस कहते हैं, वो एक्चुअल में वो स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रांसीसी कलाकार थे, एक फ्रांसीसी कलाकार, उनका नाम था फ्रेडरिक सराइयो। क्या नाम उनका? फ्रेडरिक सराइयो। तो फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सराइयो। उनके द्वारा जो है 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई थी, और उसी श्रृंखला को नाम दिया था कल्पना दस या यूटोपिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेडरिक सराइयो कौन से थे, उन्होंने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई, कल्पना दस क्या है, यूटोपिया क्या है, यहाँ सवाल पूछा जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको कवर करके जरूर चलिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। तो कल्पना दस क्या होता है, यूटोपिया का क्लियर हो गया। चलिए जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह क्या है? तो देखिए जनमत संग्रह होता है प्रत्यक्ष मतदान जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के सभी नागरिकों को एक प्रस्ताव स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके क्लासरूम है, उस क्लासरूम में मॉनिटर का चुनाव होना है, और क्लास में जो है 50 छात्र हैं, और इस 50 छात्र जो है आपके टीचर पूछेंगे भाई इस मॉनिटर किसे बनाना चाहिए, ए को बनाना चाहिए, बी को बनाना चाहिए। तो ए को बनाना चाहिए, बी को बनाना चाहिए, आप जिसके लिए आप हाथ खड़ा करेंगे तो वो होता है जनमत संग्रह, यानी क्लास में उपस्थित तुरंत ही फैसले लेना, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो फैसला लिया जाएगा हाथ खड़ा कर सहमति के अनुसार, उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है जनमत संग्रह क्या है, तो इसको आपको कवर करके चलना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जनमत संग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करते हैं। अगला क्या है, देखिए जोसेफ मैसनी। तो माफ कीजिएगा, तो जोसेफ मैसनी से बहुत बार सवाल पूछा गया है, और जोसेफ मैसनी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नाम क्या है? जोसेफ मैसनी। क्या नाम है? जोसेफ मैसनी। तो इस जोसेफ मैसनी से क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए, और वो क्वेश्चन कौन कौन से मैं आपको डायरेक्ट आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में पूरी तरीके। देखो मैसनी क्या है, इसका नाम है जोसेफ मैसनी। क्या है? जोसेफ मैसनी। ठीक है, अब ये कौन थे? भाई जोसेफ मैसनी एक इटली का क्रांतिकारी थे। कहाँ का था?
इटली का एक क्रांतिकारी था, कौन? जोसेफ मैसिनी। और ये इटली को ना एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म 1807 में हुआ। और कहाँ हुआ था? जेनेवा में। कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में इनका जन्म हुआ था। जेनेवा में इनका जन्म हुआ था। और ये एक संगठन के सदस्य थे, एक गुप्त संगठन था उनका, उनके ये सदस्य थे। उस गुप्त संगठन का नाम है कार्बोनारी। क्या नाम है? कार्बोनारी, याद रखिएगा। कार्बोनारी उस गुप्त संगठन का नाम है। और 24 वर्ष की आयु में, 24 ईयर की आयु में क्या कर दिया गया था? लिगोरिया में क्रांति हुई थी। कहां पर? लिगोरिया। कहां पर क्रांति हुई थी? लिगोरिया में क्रांति, याद रखिए, लिगोरिया में क्रांति हुई थी। और क्रांति करने के कारण से उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना करी। किसने? जोसेफ मैसिनी ने दो भूमिगत संगठन बनाए। एक बनाया यंग इटली, इसका नाम रखा यंग इटली, याद रखिएगा, यंग इटली। और यंग इटली कहाँ बनाया था इन्होंने? तो ये बनाया था इन्होंने मार्सेई में। कहाँ पर? मार्सेई, याद रखिएगा, मार्सेई में यंग इटली, मोस है। और एक और संगठन बनाया था जिसका नाम था यंग यूरोप। कहाँ? यंग यूरोप। और जो यंग यूरोप बनाए थे इन्होंने, तो यंग यूरोप इन्होंने कहाँ बनाया था? इन्होंने बनाया था यंग यूरोप कहाँ पर? बर्न में। कहाँ पर? बर्न में। तो बर्न में यंग यूरोप और मार्साई में यंग इटली की स्थापना इन्होंने की थी। और यंग यूरोप के सदस्य कौन कौन से थे? तो सदस्य अगर हम बात करें, यहाँ के जो सदस्य थे, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यंग यूरोप के सदस्य थे, वो थे पोलैंड। कौन थे? पोलैंड, याद रखिएगा, पोलैंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पोलैंड, फ्रांस, पोलैंड और फ्रांस और इटली, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के युवा थे, ये इसके सदस्य हुआ करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मैसिनी का मानना था कि भाई कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही जो क्या है, मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। और इसलिए वो एकीकृत इटली की कल्पना करते थे। और इसकी मॉडल के देखा थे कि बहुत सारे परिवर्तन भी हुए। और इसलिए मेसनी ने राजतंत्र का क्या किया था? घोर विरोध किया था। जो मेसनी है, ये क्या थे? राजतंत्र के घोर विरोधी थे। राजतंत्र के घोर विरोधी थे। जोसेफ मेसनी घोर विरोधी थे किसके? राजतंत्र के। और ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे ड्यूक मेटरनिक, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर वो कौन थे? ड्यूक मैटरनिक। नाम क्या था उनका? था ड्यूक मैटरनिक, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो मैटरनिक थे ऑस्ट्रिया के चांसलर, मैटरनिक। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने इन्हें क्या कहा था? इन्हें कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर चांसलर जो थे ड्यूक मैटरनिक ने, इन्होंने जोसेफ मैसनी को हमारी समाज का, यानी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु, सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। और जोसेफ जो ड्यूक मैटरनिक थे, वो इन्होंने 1815 वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? क्लियर? चलिए, यहाँ से क्लियर हो गया ना? तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, अगर क्लियर हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये चीज आपको कवर करनी है, हमने इसकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको कवर करवा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीजें अब है काउंट कैमिलो द काबूर। तो काउंट कैमिलो द काबूर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काउंट कैमिलो द काबूर कौन थे? तो अगर काउंट कैमिलो द काबूर की बात करें, तो काउंट कैमिलो द काबूर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए, ये थे, ये सोर्डिनिया पिडमांग के इमेनुअल द्वितीय के मंत्री थे। कौन? ये कौन थे? सार्डेनिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, वह है सार्डेनिया। मैं लिख देता हूँ सार्डिनिया। तो ये सार्डिनिया और पिडमोंट के शासक जो थे विक्टर एमेनुअल द्वितीय के मंत्री थे। कौन? काउंट कैमिलो द काबूर। और उसने इटली के प्रदेशों को जो है क्या किया था? एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। और अगर हम बात करें तो फ्रांस के साथ सार्डिनिया और पिडमांट की एक कूटनीतिक संधि के पीछे सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका था? वो भी काउंट दे कैमिलो दे काबूर का ही था।
ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़े कैरेक्टर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अगले जो कैरेक्टर हैं जो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा 2 से 1 नंबर में, और कथन और कारण में भी यहाँ सवाल पूछा जाता है, वो है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध से। यहाँ से कई बार जो है सवाल पूछा गया है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब होता है? 1821 में। कब होता है? 1821 में यूनानी स्वतंत्रता युद्ध आरंभ हुआ। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग था और अनेक राष्ट्रवादी यूनानी जो है निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है इसमें से, वो है कि भाई 1832 में कुस्तुरिया की संधि के अनुसार यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा किस संधि के बाद प्रदान किया गया? वो संधि है कुस्तुतुनिया की संधि। कौन संधि है? कुस्तुतुनिया की संधि के माध्यम से जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से ये कवर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद से यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? तो फ्रैंकफर्ट संसद की आज बात करें तो भाई देखो, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन सबसे पहले अगर हम बात करें तो 18 मई 1848 को हुआ था। और इसमें कितने निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था? 831 निर्वाचित सांसदों ने भाग लिया था। और ये फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था कहाँ पर? सेंट पॉल चर्च में। कहाँ पर? जर्मनी में एक चर्च है जिसका नाम क्या है? सेंट पॉल चर्च। तो इसी चर्च में इसका जो है आयोजन किया गया था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जब प्रसा के जो राजा थे फेडरिक विलियम चतुर्थ को सौंपने की पेशकश की। किसको? फेडरिक विलियम चतुर्थ को इसकी अध्यक्षता सौंपने को जो है कहा गया था। बाद में जो है ये समर्थन खो बैठे और सैनिकों को बुलाकर इस संसद को भंग कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट संसद कब आयोजित की गई, कहाँ की गई, कितने सांसदों ने इसमें बैठक ली और किसने इसकी अध्यक्षता की थी, ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक कवर करते हैं। चलिए आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हर टॉपिक उन सभी चीजों को बता रहा हूँ, कंफर्म करो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपका एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा और बाद में आपको पूरा जो है चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप एग्जाम से पहले केवल शॉर्ट नोट को भी कवर कर लेंगे ना, तो भी आप पूरा कवर कर सकते हैं। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पढ़ते पढ़ते आप शॉर्ट नोट तैयार कर लें और वो आपको खुद का नोट्स होगा जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है और 2 महिला जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी संघर्ष महिलाओं की अपनी विशेष भूमिका रही और उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष भी किया। आप सभी को पता है, इसमें जर्मेनिया और मारियान की बात हम करते ही हैं। और जो सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था, उसमें उन्हें केवल एक छूट दी गई थी और वह यह थी कि उन्हें दर्शक दीर्घा में प्रेक्षकों के रूप में खड़ा होने दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कथन और कारणों में से कि भाई फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को दर्शक दीर्घा में खड़े होने की छूट दी गई थी या नहीं दी गई थी। तो ये चीजें आपको कवर करनी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई 2015, 2017, 2020 में भी इस क्वेश्चन पूछा कि फ्रांसीसी लोगों ने यानी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा करने के कौन कौन से कदम उठाए। तो पहले देख सकते हैं आप कौन कौन से कदम उठाया गया। पहला तो उनके बीच जो कदम उठाया गया था वो है पितृभूमि और नागरिक। तो 2 विचार दिए गए किसके द्वारा? क्रांतिकारी द्वारा। पितृभूमि यानी ला पैट्रे और नागरिक यानी ला क्रिस्टियन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन विचारों ने संयुक्त सामुदायिक विचार पर बल दिया। देखो, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति हम की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, अपने देश के सुख में सुखी, देश के दुख में दुखी होना। वो तभी आ सकते जब हम देश के सभी नागरिकों को एक देश का वासी माने, एक देश के नागरिक माने। और यही किसने किया? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। और वही हमारे देश में हमारे क्रांतिकारियों ने, महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया था लोगों के अंदर। तो सेम वही चीजें हैं। और इसके साथ क्या किया गया? तो भाई क्रांतिकारियों ने एक नया तिरंगा फ्रांसीसी झंडा चुना। कौन सा तिरंगा? फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना। और इस झंडे ने
पुराने राष्ट्रीय झंडे की जगह ले ली। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या तरीका अपनाया गया था, आप देख सकते हैं स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के एक समूह द्वारा किया जाने लगा और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और क्रांतिकारी द्वारा शहीदों के गुणगान, राष्ट्रीय गीत और शपथों ने भी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और इसने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाए रखा। तो ये सारी चीजें की गई थी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखने के लिए। पूरे देश में माप तोल एक समान प्रणाली लागू की गई। देश के अंदर सभी के प्रकार के आयात निर्यात कर समाप्त कर दिए गए। यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले क्या था कि हर पूरे फ्रांस अलग अलग भागों में विभाजित था और हर भाग में नाप तोल के अलग अलग प्रणाली थी, अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब सभी चीजों को समाप्त करके सब चीजों को एक कर दिया गया, एक भाषा, एक प्रणाली, एक झंडा, एक तिरंगा, इस प्रकार के एक चिन्ह की सारी चीजें वहां पर व्यवस्थित की गई। तो ये सारी चीजें राष्ट्रवाद के परिणति का कारण बनती है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण बनती है, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच पैदा की। क्लियर? तो ये 6 नंबर में यहाँ से सवाल, 5 नंबर में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट वह है मारियान और जर्मेनिया। तो मारियान और जर्मेनिया कौन थी? तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारियान और जर्मेनिया कौन थी? देखो मारियान की अगर हम बात करें तो मारियान और जर्मेनिया दो क्या है, ये दो नारियों के चित्र है। क्या है? ये दो फ्रांस और जर्मनी के दो नारियों के चित्र हैं। ठीक है, नारियों के चित्र हैं मारियान और जर्मेनिया। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें मारियान की, तो भाई मारियान कहाँ गए थे? देखो मारियान, तो अगर हम मारियान की बात करें तो मारियान ये थी फ्रांसीसी, किसका? ये थी फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। जबकि जो जर्मेनिया थी, जर्मेनिया की अगर हम बात करें तो जर्मेनिया, जर्मेनिया या सिंबल नाम से आपको पता चल जाएगा जर्मनी, राइट? तो ये जर्मनी का प्रतिनिधित्व कर रही थी और ये जर्मनी का राष्ट्र रूपक है। और अगर हम 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों की बात करें तो कलाकारों ने क्या किया था? कलाकारों ने राष्ट्रों को मानवीय रूप प्रदान किया और उनकी अभिव्यक्ति एक साधारण नारी के रूप में की। और इसी बीच अगर हम बात करें, फ्रांस ने मारियान के रूप में 1850 में एक डाक टिकट, 1850 में एक डाक टिकट, ठीक है, 1850 में एक डाक टिकट पर मारियान की जो है तस्वीर छापी। किस पर? डाक टिकट पर। और उसकी प्रतिमाओं को क्या किया? हर जगह हर स्थानों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना जागती रहे। किसकी? मारियान की। और जर्मेनिया की अगर हम बात करें तो जर्मेनिया की ठीक वैसी, जर्मेनिया की क्या किया गया? बलूत, बलूत, बलूत वृक्ष, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया। बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया। किसको? जर्मेनिया का। ठीक है, क्योंकि जर्मन में बलूत को क्या माना जाता है? वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मन में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये जर्मेनिया, मारियान कौन थी? तो इससे कथन और कथन संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर भी और 3 से 2 नंबर भी सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मारियान और जर्मेनिया। क्लियर? मैंने आपको पहले कहा कि हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को कवर करने वाले जहां से सवाल पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले आप, लाइक तो कीजिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही, समझ में आ रही तो ठीक है। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब में बहुत अधिक प्रोत्साहित करता है, तो आप एक लाइक कर ही सकते हैं, एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने इसको पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इसका क्या महत्व था? तो भाई इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाया और इससे भी बढ़कर मारियान ने फ्रांस को तथा जर्मनी ने जर्मनी को एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान भी दी। अगला है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। तो भाई जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताएं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो जर्मनी के एकीकरण का जो आरंभ हुआ था वो प्रसा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होने से हुआ। किसके हुआ? जर्मनी के एकीकरण का जो प्रारंभ होता है वो विलियम प्रथम के आसीन होने से हुआ और उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने? किसने? तो भाई जो विलियम प्रथम है वो जब जर्मनी के राजगद्दी पर बैठते वहीं से इसके एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है और उन्होंने
ऑटोमन बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया और बिस्मार्क ने प्रशा को सैनिक शक्ति बनाया और जर्मनी के एकीकरण की जो भूमिका भी तैयार की। किसने? बिस्मार्क ने। और जर्मनी का जो एकीकरण की जो विचार है वो कब से जोर पकड़ने लगा? वो वियना कांग्रेस के बाद। जो वियना कांग्रेस 1815 में जिसका आयोजन किया गया था, इस वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी के एकीकरण का जो जोर है, विचार है, वो जोर पकड़ने लगा। और वियना संधि के अनुसार जर्मनी को 30 राज्यों के ढीले ढाले संघ में बदला गया और जर्मन देशभक्तों ने इस संघ को दृढ़ बनाने के लिए अनेक प्रयास किए और 1848 की क्रांति के मध्य जो है फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट है उसमें जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मनी के एकीकरण के संयुक्त जो है परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीजें जो है आप कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने ट्विटर में पूरी चीजें आप नोट डाउन करवा रखी है, आप सभी लोग इसको कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 नंबर में, 5 नंबर में भी। और जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज को भी आप कवर कीजिए। 2015 में और 2018 में सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा है, 2022 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसको कवर करके आप जरूर चलिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? और ये क्वेश्चन 2016 में, 2019 में, 20 में, 23 में नेपोलियन की आचार संहिता के नाम से भी पूछा गया है। और फ्रांस में नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिससे पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। तर्कों सहित इस कथन का विश्लेषण कीजिए। सीबीएसई 2016, 17, 18 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो इसे क्वेश्चन जो है आचार संहिता से, नेपोलियन कंडक्ट ऑफ कोड से, नेपोलियन की आचार संहिता से पूछा जाता है। और यहाँ से 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या किया नेपोलियन ने, वो सारी चीज यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर लिखी हुई है। पहले देख सकते हैं आप, नेपोलियन ने 1804 में नई नागरिक संहिता लागू की और यह संहिता नेपोलियन की नागरिक संहिता के नाम से जानी जाती है। और उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को और अधिक सुरक्षित बनाया। नेपोलियन ने प्रशासन के विभाजन को सरल बनाया, सामंती प्रणाली को पूरी तरह से उसने समाप्त कर दिया, किसानों को भू दास्ता और जागीरदारों को लागू करों से मुक्ति दिलवाई, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को समाप्त कर दिया और यातायात तथा संचार प्रणाली में सुधार किए गए। एक समान कानून व्यवस्था और माप तोल के एक समान पैमाने ने व्यापार को सुविधाजनक बनाया। वो सारी चीजें जो फ्रांस को पूरी तरीके से समाप्त कर रही थी, अलगाववाद की भूमिका में आगे बढ़ा रही थी, उन सभी चीजों को नेपोलियन ने 1804 के नागरिक संहिता के माध्यम से समाप्त कर दिया और पूरे देश में एक ही राष्ट्र मुद्रा प्रचलित की जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। तो ये सारी चीजें नेपोलियन की जो है आचार संहिता, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट 1804 से किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से 2 नंबर में भी और 5 नंबर से लेकर 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास से यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? या ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था, स्पष्ट कीजिए। सीबीएसई 2011, 18, 17, 20, 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। प्री बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूं किस प्रकार, क्योंकि यहाँ सवाल पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की बात करें तो जो अगर इतिहासकार की बात करें तो कुछ इतिहासकार तो ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप के लिए राष्ट्र राज्य के एक मॉडल के रूप में देखते हैं। किसके लिए? यूरोप के लिए। तो यूरोप के लिए राष्ट्र राज्य के मॉडल के रूप में भी ब्रिटेन को देखा जाता है। राष्ट्र राज्य के मॉडल के रूप में भी किसको देखा जाता है? ब्रिटेन को देखा जाता है, ठीक है। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, 18वीं शताब्दी से पहले तक ब्रिटेन राष्ट्र नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ब्रिटेन द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश आदि कई जातीय निवास का, अगर हम द्वीप समूह की बात करें इसमें अंग्रेज निवास करते थे, ठीक है। वेल्स प्रकार की जाति निवास करती थी और स्कॉट जाति निवास करती थी
और अगर हम बात करें आयरिश जाति निवास करती थी। तो ये सब जातियां थी कहाँ पर, ब्रिटेन द्वीप में। और इन सभी की पहचान क्या थी, निर्जातीय थी, किसी प्रकार की जाति मतलब के महत्वता इनके पास नहीं थी। और इनकी अपनी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राजनीतिक परंपराएं, सब कुछ अलग अलग था। लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड, जिसे हम आंग्ल राष्ट्र की धन संपदा, शक्ति और महत्व में वृद्धि होती गई, उसने द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करा। आप सभी पता कि जो इंग्लैंड है उसने साम्राज्यवाद के माध्यम, समाजवाद के माध्यम से, औपनिवेशवाद के माध्यम दुनिया के तमाम देशों पर कब्जा किया और इसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। जब इंग्लैंड की शक्ति लगातार बढ़ी तो इन सभी राष्ट्रों को उसने क्या कर लिया, जीत लिया और एक कर लिया। ठीक है। और फिर आंग्ल शक्ति का विस्तार किया गया। तो आंग्ल शक्ति का विस्तार किया गया। ठीक है, आंग्ल शक्ति का विस्तार किया गया काफी महत्वपूर्ण रूप से। ठीक है, माफ कीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 1688 में 1688 में राजतंत्र से जो है शक्ति छीन ली गई और इस संसद के माध्यम से ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। और 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक नियम बनाया गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। क्या था, एक्ट ऑफ यूनियन। तो पूछा जाता है एक्ट ऑफ यूनियन की संधि कब होती है, तो 1707 में किसके बीच, ब्रिटेन यानी अंग्रेज और स्कॉटलैंड के बीच संधि होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। उसके बाद आयरलैंड का विलय हुआ। तो ये धीरे धीरे करके जो है ब्रिटेन जो है क्या होता है, राष्ट्रवाद का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको जरूर कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। जो मैंने आपको समझा वो समझ में आया हो कि किस प्रकार ब्रिटेन ने अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में स्थापित किया, जो पहले राष्ट्र नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपके पूरे नंबर आने वाले गारंटी से। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और चैनल को सहयोग कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपका सहयोग है। एक एक सहयोग आप हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो आयरलैंड के विलय किस प्रकार किए गए, सभी स्क्रीनशॉट जो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये कई बार सवाल पूछा गया है। अगला है 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया, तर्कों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1830 का दशक वास्तव में पूरे यूरोप में जो काफी ज्यादा जो है कठिनाई लेकर आया था। अब कठिनाइयां क्या क्या थी, वो सारी चीजें यहाँ पर आप संदर्भित रूप से देख सकते हैं भाई। वो कौन कौन सी कठिनाइयां थी जो 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों को सामना करना पड़ती, उन कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है 18वीं शताब्दी में इस यूरोप के लोगों को। तो सबसे पहले देखिए क्या है, तो यूरोप की संख्या में जबरदस्त वृद्धि होती कहाँ गई, जो यूरोप की जनसंख्या है उसमें लगातार क्या होती गई, वृद्धि होती गई, बहुत ज्यादा वृद्धि यूरोप की संख्या में होती गई। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरी वृद्धि होती गई काफी जनसंख्या में लगातार। और ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त जनसंख्या शहरों में जाकर भीड़ भाड़ गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के छोटे उत्पादकों को इंग्लैंड में बने सस्ते मशीनी कपड़े से जो है प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। अतः उनके द्वारा घरों और छोटे कारखानों में तैयार कपड़ा इंग्लैंड में बने मशीनी माल को मुकाबला नहीं कर पाता था। यूरोप के जिन प्रदेशों में कुलीन वर्ग सत्ता में था, वहाँ कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने और किसी वर्ष फसल के खराब होने से नगरों और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। काफी इंपॉर्टेंट है, 18वीं शताब्दी में यूरोप में परिवर्तन हुआ था जो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें वियना संधि कब और किस प्रकार अस्तित्व में आई और इसके क्या लक्ष्य थे, यूरोप में इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार, 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है वाटरलू के युद्ध में, तो उसके बाद एक संधि होती है, इस संधि को वियना संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि की अध्यक्षता किसने की थी, ड्यूक मैटरनिक ने। किसने की थी, ड्यूक मैटरनिक ने इस संधि की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी और सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने मिलकर जो संधि तैयार की उसे वियना संधि के नाम से जाना जाता है। लक्ष्य क्या थे, काफी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य से क्वेश्चन कई बार पूछा है भाई कि वियना संधि के लक्ष्य क्या है। तो ये लक्ष्य क्या क्या है,
पहला, नेपोलियन के युद्धों द्वारा यूरोप में हुए परिवर्तनों को समाप्त करना था लक्ष्य, यानी नेपोलियन ने जितने भी परिवर्तन किए थे युद्ध के बाद उन सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया। उन राजवंशों को पुनः स्थापित करना जिन्हें नेपोलियन हटा, यानी बुर्बो राजवंश को जो समाप्त कर दिया गया था उस वंश को दोबारा से स्थापित किया गया 1815 के वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की गई, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। वियना कांग्रेस द्वारा किए गए परिवर्तन, वियना कांग्रेस ने यूरोप में कई सारे परिवर्तन किए। पहला, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को फिर से सत्ता सौंप दी गई। फ्रांस से नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेश छीन लिए गए। फ्रांस को सीमाओं पर जो है कई नए राज्य स्थापित किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपनी सीमा को विस्तार ना कर सके। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पिडमोंट में जेनेवा को शामिल कर दिया गया और पश्चिम में प्रसा को महत्वपूर्ण प्रदेश दे दिए गए। तो ये सारे परिवर्तन किए गए, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए इसके अलावा कुछ और बड़े क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं उनको भी मैं आप साथ साथ क्लियर कर दूं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ वो कौन क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आपसे, वो आपको जरूर कवर करना है। पहला, जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधा, यानी जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में कौन सी बाधाएं थी, कौन सी बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका से पूछा जा सकता भाई, बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, क्या भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में, बिस्मार्क की भूमिका से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये भी है। जिस प्रकार से उसने सीडान में 1871 ईस्वी से पराजित किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करते भाई और जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इटली के एकीकरण में काबूल की क्या नीति थी। ठीक है, इटली के एकीकरण में मैसनी का योगदान क्या था और गैरीबाल्डी के कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, इन सभी चीजों को आपको कवर करके चलना है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक एक नंबर क्वेश्चन है। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। तो 1789 की फ्रांसीसी जो है क्रांति है उसको राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को दर्शाने के लिए कोई एक बिंदु लिखिए। तो फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया और सत्ता जो है फ्रांसीसी नागरिकों के एक समूह के हाथ में आ गई। फ्रांस की किस संहिता को नेपोलियन की आचार संहिता कहा जाता है। तो 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता कहा जाता है और इसने कानून के सम्मुख समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। जीते हुए इलाकों में फ्रांसीसी शासन के प्रति उस जो है उत्साह शत्रुता में क्यों बदल गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है वो भी आपको कवर के चलना है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आ गया। ठीक है, अभी आगे उसको आगे करेंगे। अगला है, फ्रांसीसी तथा मध्य यूरोप में किन दो तत्वों ने शहरों के विकास और वाणिज्य के हृदय में सहायता पहुंचाई। वह पहला औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, दूसरा व्यापार में वृद्धि। क्वेश्चन में सिक्स देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रांस के लोगों को सामूहिक पहचान देना उनका प्रमुख उद्देश्य था। जलवराइन, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। जलवराइन क्या था, एक जर्मन शुल्क संघ था। क्या था, जलवराइन एक जर्मन शुल्क संघ था और 1834 में से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और जो काफी मुद्रा की संख्या थी उसको घटाकर 2 कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जलवराइन जर्मन शुल्क संघ था, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करके आप चलना है। ठीक है, जलवराइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जलवराइन से आप क्या समझते हैं। उन दो राजनीतिक उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन प्रोफेसर को है वो। ठीक है, तो इसको कवर कीजिएगा। आर्थिक रूप में जर्मनी को एक राष्ट्र रूप में बांधना और जर्मनी के प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करना। रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा और प्रचलित रीति रिवाजों, साधनों पर, संस्थानों पर बल देता है। रूढ़िवाद, उदारवाद से एक क्वेश्चन आ सकता है, रूढ़िवाद क्या, उदारवाद क्या, आज क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वियना सम्मेलन कब बुलाया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी बुलाया गया और उसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। अगला है, किसी 4 देशों के नाम बताओ जिनके प्रतिनिधियों ने वियना सम्मेलन में भाग लिया। वह ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, काफी इंपॉर्टेंट है। वियना संधि द्वारा यूरोप में कोई 2 परिवर्तन बताओ। पहला, फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना कर दी गई और फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य स्थापित कर दिए गए।
जोसेफ मैस्नी द्वारा इटली में स्थापित दो संगठनों के नाम बताइए। पहला है मार्से में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, सभी करवा दिया हमने आपको। ये काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार जो है डायरेक्ट जो है सवाल पूछा गया है, तो इसको आपको कवर के करके चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जोसेफ मैसनी। ठीक है, पहले देखिए टूटी हुई बेड़ियां, तो टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? देखिए टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? तो टूटी हुई बेड़ियां आजादी का प्रतीक है। दूसरा है बलूत पत्तियों का मुकुट, तो बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक है? तो बलूत पत्तियों का जो मुकुट अगर हम बात करें, बताइए बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक है? तो वह है बहादुरी का। तलवार किसका प्रतीक है? तो तलवार प्रतीक है एक नए युग की शुरुआत का। उगते सूर्य किरण किसका प्रतीक है? माफ कीजिएगा, तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है, और उगते हुए सूर्य का जो है वो एक नई की शुरुआत। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करके आपको चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। चलिए देखिए, पहला जोसेफ मैसनी, पहला क्या है? जोसेफ मैसनी, वो क्या थे? यंग इटली के संस्थापक। दूसरे ऑटोमन बिस्मार्क, तो ऑटोमन बिस्मार्क कौन थे? तो ऑटोमन बिस्मार्क क्या है? वो है जर्मनी का एकीकरण में भूमिका निभाने वाले, लो और रक्त नीति चलाने वाले भी थे। और नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू लड़ाई में हार गए थे 1815 में। कावूर, कावूर कौन थे? इटली के एकीकरण में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको कवर करना है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही अनुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, पहली उत्तर पूर्व फ्रांस में लॉर्ड ब्रायन की मृत्यु, स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले कौन सा आएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हुआ था स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष, यानी पहले आएगा 4, उसके बाद आएगा 3। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2, फिर आएगा 1। तो ठीक है, इस तरह से आएगा आपका। तो यानी पहला 4, 2, 3, 1, ये इस तरह से आपको सही करना है। ठीक है, चलिए 1848 के दौरान यूरोप में उदारवादियों की क्रांति के बारे में तथ्यों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सम्राट का त्याग, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार घोषित किया गया, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता मांगी गई थी। तो सही अगर हम बात करें तो सही केवल डी, यानी 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। अगला है फ्रेडरिक सराय की सही राष्ट्रपिता का चयन करें जिसने अपनी मीटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी। तो उसको सही नागरिकता है, तो कहाँ से था फ्रेडरिक सरायु? तो फ्रेडरिक सरायु थे कहाँ से? फ्रेंच यानी फ्रांस से थे। कल्पना 10 के सिद्धांत, यूटोपिया, 4 चित्रों की श्रृंखला। अगला है 9वीं सदी के अंत में एक ताकत के रूप में उभरे राष्ट्रवाद का अर्थ है। तो 9वीं सदी के एक ताकत के रूप में उभरे राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? वह है अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति। तो ए इसका सही है, छठेगा। 7वां, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वह है आपका फ्रांसीसी क्रांति 1789। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और भाग्य क्या था? फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और भाग्य था वह है बी, यानी यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त कराना। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 1804 के नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड रूप में जाना सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है 1804 के नागरिक संहिता के बारे में? तो 9वें का जो सही है वो है उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां, फ्रांसीसी क्रांति के समय के कलाकारों ने आकृतिक रूप में चित्रित किया को एक महिला। तो एक महिला को जो चित्रित किया गया था किसके लिए? वह स्वतंत्रता के लिए। बी इसका सही आंसर क्या है? बी। उदार राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? तो उदार राष्ट्रवाद का अर्थ है
वह है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समझ समानता। क्या है? व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समझ समानता। नेक्स्ट, वह संधि जिसने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में मान्यता दी, वह है कौन संधि? तो बी, इसे क्या कहा गया है? ठीक है, 1832। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। ये क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। बड़ा टफ नाम है। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा कि जब फ्रांस जीतता है तो शेष यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो किसने कहा था तो शेष यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? वो कहने वाले व्यक्ति हैं ड्यूक मैटरनिक। तो किसने कहा था? ड्यूक मैटरनिक ने। किसने कहा था? ड्यूक मैटरनिक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ला पैट्रिक विचार का क्या अर्थ है? तो ला पैट्रिक का मतलब होता है, वो है पितृभूमि। क्या होता है? पितृभूमि। 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना? तो 1861 में संयुक्त इटली का राजा बना विक्टर इमैनुअल द्वितीय। कौन बने? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के गठन में किस बात ने सहायता की? तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य गठन में किस बात ने सहायता की? वह है संसद ने रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता छीन ली। रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता छीन ली थी, ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के निम्नलिखित देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे भाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ? तो किसमें प्रारंभ हुआ था? तो वो है सीबीएसई 2022 में पूछा गया है, इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड इसका सही आंसर है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था? तो यूरोप में रूढ़िवादी, उदारवादी, संघीय समानतावादी। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए। ए रूढ़िवादी, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। दोबारा से इसका सही से आप देख लीजिए, इसका कंप्लीट उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था? तो इसका जो सही आंसर है वह है, बताइए, तो वह है रूढ़िवादी। क्या है? रूढ़िवादी। चलिए हम बता दें रूढ़िवादी इसका सही आंसर है। क्या है? रूढ़िवादी। निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था? तो वह है ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर हराया था, ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ? तो कौन है जिसमें उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह हुआ? तो है का, यानी फ्रांस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2000 जो है पूछे गए, 2022 में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? वह ड्यूक मेटरनिक था, इसका सही आंसर है। नेपोलियन में से निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था? तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक है ऑटोमन बिस्मार्क। क्या है? ऑटोमन बिस्मार्क। अगला है 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया और करने की कोशिश की? तो बताइए कौन सा इसका क्वेश्चन आंसर है, बताइए। तो है वो जोसेफ मैसनी। कौन है? जोसेफ मैसनी, सी इसका सही आंसर, जोसेफ मैसनी। और 1861 में एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया? तो इटली का राजा घोषित किया गया था किसको? वह विक्टर एमेनुअल द्वितीय। किसको घोषित किया गया था? विक्टर एमेनुअल द्वितीय को। किसको? विक्टर एमेनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। राइट, तो इस तरीके से इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हमने सभी को कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर साथ साथ कुछ और चीजें अगर हम बता दें तो वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 चित्रों की श्रृंखला, 4 चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई थी? तो 4 चित्रों की जो श्रृंखला बनाई गई थी किसके द्वारा? वो है फ्रेडरिक सायू। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है किसने कहा था? राष्ट्र क्या है ये किसने कहा था, ये पूछा जा सकता है।
तो राष्ट्र क्या है, ये किसने कहा था? ये कहा था, बताइए, वो है अर्नेस्ट रेनन ने। किसने कहा था? अर्नेस्ट रेनन ने। याद लिखिएगा, लिख लीजिए इसको। रेनन ने कहा था राष्ट्र क्या है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये किसने कहा था? ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये कहा था हैब्सबर्ग साम्राज्य ने। किसने कहा था? हैब्सबर्ग साम्राज्य ने कहा था। ठीक है। फ्रांस में जुलाई की क्रांति, फ्रांस में जुलाई की क्रांति 1830, तो जुलाई की क्रांति 1830 वह बुर्बो राजा, जुलाई क्रांति 1830 बुर्बो राजा। ठीक है। तो यहाँ सवाल पूछा था कई बार, नेपोलियन, बिस्मार्क, कावूर, गैरीबाल्डी, मैसनी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस कंप्लीट चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में समाहित किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर के द्वारा एसएसटी की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आज से शुरू हो चुकी है और आप सभी के लिए तब तक डाली जाएगी जब तक एग्जाम चलते रहेंगे। और जिस दिन आपका लास्ट एग्जाम होगा आप देखेंगे कि हाँ पॉलिटिकल मास्टर ने क्या बताया था और क्या क्वेश्चन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।